हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं डेट इज़ द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक्स का लफ्ज़ बेसिकली इलेक्ट्रॉन की मोशन से आया है, यानी इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे आपके पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इस कोर्स में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच डील विद द कंट्रोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्रू स्पेस, वैक्यूम, कंडक्टिंग और सॉलिड स्टेट मटेरियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स किसी मटेरियल में से, किसी सॉलिड में से, सेमीकंडक्टर कंडक्टर में से कैसे मूव करते हैं, किसी मटेरियल के अंदर से उनका चलते वक्त बिहेवियर कैसा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे कि आप देखते हैं मोबाइल फ़ोन्स, रेडियोज़ वगैरह के सिग्नल्स आप रिसीव करते हैं, तो उनके सर्किट्स वगैरह की में जो मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स की ओसिलेशंस के साथ क्या फिनोमेना इन्वॉल्व होता है। तो ये सारा कुछ आप देखते हैं, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में ही शुमार होता है। तो ओवरऑल हमने बेसिकली इलेक्ट्रॉन को एक कंट्रोल वे में मूव करवाना है। तो जो हमारे पास एक बेसिक डिफरेंस आ जाता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रिकल में जस्ट करंट का फ्लो होता है, हम चार्जेस को कंट्रोल नहीं करते, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कंट्रोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होते हैं कि आपने इलेक्ट्रॉन्स को एक कंट्रोल वे में चलाना है सर्किट के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए हम अपना कुछ प्रीवियस नॉलेज देखेंगे। सबसे पहले हम एक टर्म यूज़ करेंगे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या है जी? एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी टू द चार्ज। जब हम सर्किट में करंट चलाना चाहते हैं तो बैटरी लगाते हैं या कोई सोर्स लगाते हैं जो चार्ज को एनर्जी देता है। हमारे पास दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक एसी एक डीसी, अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट के नाम हम बोलते हैं। तो ये सोर्सेज हमारे चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम सर्किट में उनको मूव करवा सकें। नेक्स्ट टर्म जिसकी हम बात करेंगे डेट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट कंपोनेंट्स की वजह से जो हमारे सर्किट में एनर्जी में फ़र्क आ जाता है, यानी हमारे वो कंपोनेंट्स एनर्जी को कंज्यूम करते हैं जिससे एनर्जी में डिफरेंस आता है, डेट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कंपोनेंट्स की वजह से होता है, जबकि ईएमएफ एक बैटरी सोर्स की वजह से आता है। नेक्स्ट टर्म जिसकी हम बात करेंगे डेट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? किसी भी एरिया में से यूनिट टाइम में कितने चार्जेस मूव करते हैं, यानी एक क्रॉस सेक्शन वायर ले लेंगे, उसमें से यूनिट टाइम में से जो मूव गुजरने वाले चार्जेस की तादाद होगी, नंबर्स, डेट इज़ कॉल्ड करंट। करंट के ऐसे यूनिट है, हमारे बेस यूनिट्स में आता है एम्पेयर्स, इसके बेस यूनिट कहते हैं। अब हम कुछ कंपोनेंट्स की बात करेंगे जिनमें सबसे पहले है रजिस्टर। रजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो चार्जेस को रिस्ट्रिक्ट करता है, मूव करने से रोकता है। इसकी सलाहियत को रेजिस्टेंस कहते हैं, यूनिट इसके ओम होते हैं। कैपेसिटर भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो चार्जेस की एनर्जी को स्टोर करने के काम आता है। इसी तरीके से एक कंपोनेंट हमारे पास इंडक्टर है। इंडक्टर भी चार्जेस की एनर्जी को स्टोर करता है, बट ये जब चार्ज करंट बढ़ रहा होता है तो ये तब उसको रोकने की कोशिश करता है, मगर ये इसमें एनर्जी ज़ाया नहीं होती। ये जिन कंपोनेंट्स का हम जिक्र कर रहे हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, दे आर कॉल्ड पैसिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट इसलिए कहते हैं कि ये खुद से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, बट ये एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, चार्जेस को रोक सकते हैं। इसके मुकाबले पे जिन कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे that are called एक्टिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स वो होते हैं जो सर्किट्स में एनर्जी का लेवल बढ़ा सकते हैं, जैसे बैटरी, जनरेटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वैक्यूम ट्यूब्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में चीज़ों का, मटेरियल्स का बिहेवियर देखने के लिए हम सबसे पहले एक टॉपिक शुरू करते हैं, डेट इज़ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। लेट्स से एक सिंगल आइसोलेटेड एटम लेते हैं, यानी अकेला एटम है। हम देखेंगे उसके शेल्स होंगे, हर शेल की एक डेफिनेट एनर्जी लेवल होता है, यानी वो फिक्स है, उसमें कोई जब बोहर की थ्योरी के मुताबिक हर ऑर्बिट, हर शेल एक एनर्जी लेवल कैरी करता है। अगर हम सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 284, इसका मतलब सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हम कहेंगे इन चारों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है। तो अगर हम ग्राफ के ज़रिए मेंशन कर सकें तो इन चारों की एनर्जी का लेवल सेम है, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी कि भाई ये चारों एक जैसी एनर्जी कैरी कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पे।
मगर ये बात थोड़ी सी बदल जाती है जब हमारे पास एक से ज़्यादा एटम आते हैं, यानी जब हम सॉलिड की बात करते हैं, और हम जानते हैं सॉलिड्स में एटम एक दूसरे के इंतहाई करीब होते हैं। तो वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इफेक्ट होते हैं नेबरिंग एटम से। वो नेबरिंग एटम उन पे अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन आ जाती है। रिपल्शन ड्यू टू नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स, अट्रैक्शन ड्यू टू नेबरिंग न्यूक्लियस। तो इनका जो एनर्जी लेवल होता है वो सेपरेट हो जाता है। कुछ जो आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से कुछ की एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ की एनर्जी कम हो जाती है। ये बात हम कैसे कर सकते हैं? आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था। तो अगर हम उसके लिहाज से देखें तो K Q1 Q2 बाई आर, यानी जब आप रिपल्शन लगेगी तो कुछ का डिस्टेंस बढ़ेगा, तो उसका मतलब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो अब आपके पास यहाँ पे लेट से जैसे दो आप एटम देख रहे थे, तो उन दोनों एटम्स में आपने देखा दो एनर्जी लेवल मैंने शो कर दिए। अगर आपके पास ढेर सारे एनर्जी लेवल हैं तो आप इससे ये मतलब अखज़ करेंगे जितने एनर्जी लेवल हैं इसका मतलब उतने ही नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व हैं उस सारे में। तो आपके पास ये जो एनर्जी लेवल्स के दरमियान में सेपरेशन है ये आपके पास कम होती जाएगी, यानी एनर्जी लेवल्स एक दूसरे के करीब करीब होते जाएंगे जब आपके पास एटम्स की तादाद बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितने नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे आपके पास एनर्जी लेवल सेपरेट करेगा, मगर वो एनर्जी लेवल एक दूसरे के इंतहाई क्या होंगे, क्लोज होंगे। ये जो स्प्लिट हुए हैं एनर्जी के लेवल्स, जो आप इस फिग में देख सकते हैं ग्राफ में, इनको हम एनर्जी बैंड बोलेंगे। यानी आपको ये मालूम हुआ कि जब बहुत सारे एटम करीब आ गए तो एनर्जी लेवल टूट के छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स में शिफ्ट हो गया। उन तमाम एनर्जी लेवल्स को हमने नाम दे दिया एनर्जी बैंड का। इलेक्ट्रॉन जो डिस्प्लेस होते हैं ये अपनी अपनी शेल से ऊपर या नीचे, तो ये सब शेल में अकोमोडेट होते हैं। आपने एस पी डी एफ एनर्जी लेवल्स पढ़े होंगे। तो पहले शेल का एक सब शेल हो सकता है, दूसरे के दो यानी एस और पी, तीसरे के तीन एस पी डी, और इसी तरह सोन 1 3 5 7 उनमें जो पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। यानी एस के अंदर एक पेयर होगा, पी के अंदर 3 पेयर होंगे, और इसी तरीके से 5 और 7 के पेयर एग्जिस्ट कर सकते हैं। आए अब इसी बात को समझते हैं कि डिस्टेंस के लिहाज से कैसे ये एनर्जी लेवल्स में चेंज आता है और ये चीज़ कैसे उस चीज़ का कंडक्टिंग बिहेवियर शो करती है। हम मिसाल लेंगे सिलिकॉन की। सिलिकॉन के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 8 और 4 की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी पहले शेल में 2, अगले में 8 और उससे अगले में 4। मगर जब हम सब शेल की बात करते हैं तो पहले ऑर्बिट का एक ही सब शेल होगा, दूसरे के दो होंगे एस और पी। एस में दो एक पेयर आ सकता है और पी में 3 पेयर आ सकते हैं। जबकि जो अब अगला 4 रह गए वो अब तीसरे ऑर्बिट में जाएंगे, और तीसरे ऑर्बिट में अब आपके पास 2 अकोमोडेट हो जाएंगे एस में और 2 अकोमोडेट होंगे पी में। जबकि हम जानते हैं पी में 3 पेयर हो सकते हैं, तो इसका मतलब 2 पेयर्स की जगह खाली है। तो अब इसी बात को हम समझते हैं जैसे आपके सामने ये फिग ड्रा की गई है। अगर आप इसमें रीजन ए को ऑब्जर्व करें, रीजन ए हमें इस वक्त इंडिकेट कर रहा है एटम इस वक्त आइसोलेटेड स्टेट में है, यानी उसके हमसाये में करीब में कोई दूसरा एटम मौजूद नहीं है। तो आप देख सकते हैं एनर्जी लेवल डेफिनेट हैं आपके पास। जैसे हम बात कर रहे थे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की, तो 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस में हैं जिसे हम 3s2 बोलेंगे, और 2 इस वक्त पी में हैं जिसे हम 3p2 बोलेंगे। जबकि हम जानते हैं कि पी में 3p6 की गुंजाइश है। इसका मतलब 4 स्टेट्स अभी खाली हैं। अगर हम बोलें यहाँ पे n एटम्स हैं तो इसका मतलब आपके पास आउटर जो n एटम्स होंगे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4n स्टेट्स आ जाएंगी। उन 4n स्टेट में से 2n स्टेट्स होंगी 3s2 और बकिया 2 जो n स्टेट्स होंगी वो होंगी 3p2। जबकि हम जानते हैं आउटर मोस्ट शेल में अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स की मजीद गुंजाइश बाकी है ताकि वो जो 3p6 को पेयर को पूरा किया जा सके। तो अब आपने यहाँ से ये हासिल कर लिया कि हमारे पास 4n वेकेंट पोजीशन है। ज़रा अब रीजन बी की तरफ चलते हैं। जब हम रीजन बी में जाएंगे तो आप देखो एटम ज़रा क्लोज हुए। जब एटम ज़रा क्लोज होंगे तो एक दूसरे से इंटरेक्शन होगी, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि वो आपके पास फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी जिसकी वजह से कुछ की इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड कलर्स में आपको स्टेट्स दिखाई जा रही हैं। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो 3p2 में थे और वो इलेक्ट्रॉन जो 3s2 में थे उनमें से कुछ की एनर्जी बढ़ रही है और कुछ की एनर्जी कम हो रही है। तो आप रीजन बी में
मल्टीपल स्टेट्स को इस वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर आप रीजन सी को ज़रा ऑब्जर्व करें तो इसका मतलब मैं एटम्स को और करीब ले आया हूँ। अब वो इतना करीब आ गए तो उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होते होते, यानी अगर हम बात करें 3p2 में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो गई और कुछ की बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरीके से 3s2 के कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी बढ़ गई कि वो 3p2 के जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी एनर्जी आपस में क्रॉस मैच कर गई। तो जब हम रीजन सी में आएंगे तो ये इतने एक दूसरे के करीब आ चुके होंगे, कुछ की एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी S3S2 वालों की एनर्जी बढ़ गई, 3p2 वालों की एनर्जी कम होगी, तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगे। फिर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये कौन से इलेक्ट्रॉन 3p2 के थे, कौन से 3s2 के थे। तो इस वक्त ये सब एक डेफिनेट एनर्जी के साथ नहीं रहे, बल्कि एक एनर्जी रेंज इनकी स्प्लिट हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। अब ज़रा रीजन डी में आ जाते हैं। तो आपने देखा कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, कुछ की काफ़ी ज़्यादा कम आ गई। तो अब आपको फॉरेन स्टेट्स नीचे दिखाई दे रही हैं और फॉरेन स्टेट्स अप दिखाई दे रही हैं, जबकि बीच में एक एनर्जी गैप आ गया। इसका मतलब ज़रा समझने वाला है। इसका अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम होते होते नीचे आ गए और कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होते होते ज़्यादा हो गई, और दरमियान में एक ऐसी जगह आ गई जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। डेट इज कॉल्ड एनर्जी गैप। इस वक्त चूंकि हम सिलिकॉन का केस पढ़ रहे हैं, तो सिलिकॉन में अब चूंकि 8 स्टेट्स थी जिनमें से 4 फील्ड थी, 4 वेकेंट थी, तो मुझे पता चला कि 4 जो फील्ड हैं वो बॉटम वाली साइड पे हैं, 4 n स्टेट्स हैं और वो 4 n इलेक्ट्रॉन वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। मगर अगर आप उसी फिग में अपर पोर्शन देखें, अब वो 4 n स्टेट्स हैं मगर वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अब ये अब हर मटेरियल के लिए डिफरेंट है। ये तो हमने सिलिकॉन का स्पेशल केस देखा ना। तो हो सकता है, जैसे अब अगर मैं इसी मिसाल को थोड़ा और एलेबोरेट करूं, वो इस तरीके से कि आपके पास एक मटेरियल है, आपके पास एक स्टेडियम है जिसमें 2 सिटिंग पोजीशन है, लेवल 1 और लेवल 2। तो अब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, वो जब एक दूसरे के करीब आएंगे, हो सकता है कुछ की एनर्जी बढ़ जाए तो वो लेवल 1 पे चले जाएं, कुछ की एनर्जी कम हो जाए तो लेवल 2 पे आ जाए। तो आपके पास वैकेंसीज मौजूद हैं, जगह मौजूद है। अब इलेक्ट्रॉन के पास अपॉर्चुनिटी होने पे है कि वो किस लेवल को ऑक्यूपाई करता है। तो इस जगह पे अब जो बीच में एनर्जी गैप आ गया, तो अब हम यहाँ से ये एनर्जी गैप हमें तय करेगा कि कौन सा मटेरियल कैसे बिहेव करेगा। कुछ मटेरियल ऐसे भी होंगे जिनमें ये एनर्जी गैप आएगा ही नहीं, कुछ ऐसे होंगे जिनमें ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और कुछ ऐसे होंगे जो आपके पास इंटरमीडिएट एनर्जी गैप रखेंगे। अब जो आप 4 n स्टेट नीचे फिल देख रहे हैं, ये आम तौर पे एटम्स में वैलेंस पोर्शन होता है, और जो आप अपर पोर्शन देख रहे हैं जो इस वक्त आपको 4 n स्टेट में जहाँ पे डी रीजन में 0 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ये कंडक्शन रीजन होता है। यानी इस वक्त इस मौजूदा सूरत हाल में कंडक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो अपनी मौजूदगी के साथ है। तो अब ये जो गैप है, ये गैप तय करेगा कि आया यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन 4 n स्टेट, निचली 4 n स्टेट से क्या ऊपर वाली 4 n स्टेट में जा सकता है। अब वो कैसे जाएगा, हमें उसे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो एनर्जी जब लेगा तो अब वो एनर्जी गैप तय करेगा कि आया वो इतनी बड़ी जंप लगा सकता है या नहीं लगा सकता। तो ये एक बेसिक अप्रोच है हमारे पास एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड्स के अंदर, जो अब इसी फिक को लेके हम आगे चलेंगे। तो इसी अब हम सिर्फ डी रीजन को फोकस करेंगे। डी रीजन में आप देख सकते हैं आपको एनर्जी गैप दिख रहा है, नीचे एक 4 n स्टेट जहाँ पे 4 n इलेक्ट्रॉन है, उसको मैंने वैलेंस बैंड का नाम दे दिया, क्योंकि इसमें आपको एक मल्टीपल रेंज मिल रही है एनर्जी की। अगर आप वाई एक्सिस देखें तो वो एक एनर्जी रेंज है ना, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है, तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास एक काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रेंज आ गई। इसी तरीके से एनर्जी गैप आया। एनर्जी गैप वो जगह है जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन ठहर नहीं सकता, या वो वैलेंस बैंड में होगा या ऊपर चला जाएगा, जिसे हमने कंडक्शन बैंड का नाम दिया। अब इस बात को हम एक फिक की सूरत में देखेंगे। ये जो मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये मुख्तलिफ मटीरियल्स में कैसे होंगे ये भी हम डिटेल में फर्दर बाद में भी देखेंगे, मगर इस फिक में आपको समझ आएगी रीजन डी को हम इन फ्यूचर कैसे रिप्रेजेंट किया करेंगे। आप इस फिक में जो रीजन डी देख रहे हैं, अब वहाँ पे अब आपको मैंने लफ्ज़ बोल दिया वैलेंस बैंड, और हाई एनर्जी जो इससे है डेट इज़ कॉल्ड कंडक्शन बैंड, और जो दरमियान में एक गैप आया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मुमकिन नहीं है, डेट आर कॉल्ड एनर्जी गैप।
कुछ चीज़ें हमारे पास कंडक्टर होती हैं, कुछ इंसुलेटर, कुछ सेमीकंडक्टर। कंडक्टर से मुराद जिनमें करंट फ्लो कर सकता है, इंसुलेटर जिनमें करंट फ्लो नहीं कर सकता, और कुछ चीज़ें सेमीकंडक्टर सर्टेन कंडीशंस पे करंट फ्लो करवाती हैं। तो अब ये जो बैंड गैप हम बात कर रहे हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, वो अब आप देख सकते हैं कि बैंड गैप कैसे रोल प्ले करता है। आप देखेंगे कि मेटल्स के अंदर यानी कंडक्टर्स में ये ओवरलैप कर रहा है, यानी वहाँ पे ये बैंड गैप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। सेमीकंडक्टर में एक बैंड गैप है मगर कदरे छोटा है, जबकि इंसुलेटर में देखें एक अच्छा खासा बड़ा बैंड गैप है। इसका मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ से, उनके लिए उस बैंड गैप को जंप करना बहुत मुश्किल होगा। तो हमारा इंटरेस्ट चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर के साथ है, तो सेमीकंडक्टर में आप ये गैप इतना होता है जो एक सर्टेन कंडीशन पे क्रॉस किया जा सकता है। अब इसी बुनियाद पे हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे जिनमें वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में बातें होंगी। तो वैलेंस बैंड हमारे पास क्या है? वैलेंस बैंड वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट होंगे एटम के, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जो रेंज ऑफ एनर्जी यानी जिसे हमने बैंड का, जैसे आपने देखा वो काफ़ी सारी एनर्जी सेपरेट एनर्जी लेवल में आ गया था, वो आपके पास वैलेंस बैंड बनेगा। एक नॉर्मल एटम जो सादा एटम की हम बात करेंगे, तो वैलेंस बैंड की हाईएस्ट एनर्जी होगी क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में होगा। आपके पास ये बैंड कभी भी खाली नहीं हो सकता। या अगर हम मैटर इनर्ट गैसेस की बात करें तो ये कम्प्लीटली फिल होता है, जबकि कुछ मटेरियल में ये पार्शली फिल्ड होता है, और इसमें मज़ीद अगर ये पार्शली फिल्ड है तो इसके अंदर इसमें मज़ीद इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कंडक्शन बैंड की बात क्या करेंगे? कुछ मटेरियल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अब एनर्जी हासिल करते हैं, और जैसे हमने उस पिछली तस्वीर में देखा तो वो जंप करके फ्री हो जाते हैं, यानी एटम से डिटैच्ड हो जाते हैं, तो उनकी एनर्जी उनसे ज़्यादा हो जाती है। तो हम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो वो जो उनकी एनर्जी का जो लेवल होगा, डेट आर कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बेसिकली ही होते हैं जिनकी वजह से हमारे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होता है। जो आपके पास इनकी एनर्जीज होती है, एनर्जी की जो रेंज होगी वो अब कंडक्शन बैंड कहला रही है। हम जानते हैं इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली होता है क्योंकि उनमें करंट बिल्कुल नहीं फ्लो कर सकता, जबकि आपके पास कंडक्टर्स के अंदर पार्शली फील्ड होता है। यानी पार्शली फील्ड का मतलब आप क्या समझेंगे आप, कि कुछ इलेक्ट्रॉन आपके होंगे वैलेंस बैंड में और कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होकर कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे, जिनकी वजह से करंट फ्लो करेगा। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में एक एनर्जी गैप था जिसे हम नाम देने वाले हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब ये फॉरबिडन एनर्जी गैप हमें फिक में नज़र आया कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक एनर्जी का एक ऐसा हिस्सा आ जाता है जहाँ जिसको कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। तो ये गैप हम कहलाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। इस गैप की जो विड्थ होती है वो हमें ये चीज़ डिफाइन करती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी स्ट्रांगली अटैच्ड है एटम के साथ। क्या हम उनको एनर्जी दे के कंडक्ट करवा सकते हैं, यानी फ्री रीजन में भिजवा सकते हैं? अगर ये गैप ज़्यादा होगा तो ये मुमकिन नहीं होगा। तो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में जाएगा एनर्जी, तो वो एक्सटर्नल सोर्स देगा, यानी हमें एक बैटरी के साथ अटैच करनी पड़ेगी। अगर हम सेमीकंडक्टर में देखें तो ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, और जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप की बुनियाद पे हम देखेंगे कि चीज़ें क्यों इंसुलेटर होती हैं, क्यों कंडक्टर होती हैं और क्यों सेमीकंडक्टर बनती हैं। यानी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड अब हमारी हेल्प करेगी चीज़ों के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए। तो अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर आम सब जानते हैं भाई वो चीज़ें जिनमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो इसका मतलब हम ये लेंगे कि एक ऐसे मटेरियल्स की हम बात करने वाले हैं जिनकी रेजिस्टिविटी अच्छी खासी ज़्यादा होती है, ये और कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो आपके पास कंपाउंड मटेरियल्स होते हैं आमतौर पे, हम इसमें जिक्र करते हैं रबर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, माइका है, क्वार्ट्ज हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इंसुलेटर में शुमार होती हैं। तो अगर हम बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के लिहाज से देखें तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के लिहाज से हमें ये पता चलेगा कि ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड कम्प्लीटली एम्प्टी होता है, और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक अच्छा खासा बड़ा एनर्जी का गैप होता है, जो एक
फिजिकली जितनी भी बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लें जिसको क्रॉस करवाना यानी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाना मुमकिन नहीं होता। इसका दूसरा मतलब ये भी लिया जा सकता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं अपने एटम्स के साथ। रूम टेम्परेचर के ऊपर जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी भी सूरत में जंप नहीं कर सकते, उनको इतनी एनर्जी नहीं मिलती कि वो वैलेंस से जंप करके जा सकें किसमें, कंडक्शन बैंड में। इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रिकल मटेरियल होते हैं, ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंतहाई कम होती है और प्रैक्टिकली ये देखा जाए नील कंसीडर की जाती है नॉर्मल कंडीशंस में। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि कंडक्टर कैसे मटेरियल्स होते हैं। तो कंडक्टर अल्टीमेटली हम जानते हैं जिनमें से करंट फ्लो कर सकता है, इजीली करंट फ्लो कर सकता है। इसका मतलब हम इसे डिफाइन करना चाहिए ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी लो होती है और कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। अगर हम एनर्जी बैंड थ्योरी के लिहाज से इस चीज़ को समझें तो इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे होते हैं, यानी इनमें एनर्जी का गैप नहीं होता। तो हम लफ्ज़ बोलेंगे पार्शली फिल्ड होते हैं, यानी वैलेंस बैंड भी पार्शली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड भी पार्शली फिल्ड होता है। इसकी एग्जांपल में देखा जाए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो ये एनर्जी गैप ओवरलैप होने की वजह से आपको अच्छे खासे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं जब आप मामूली सा भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस एक लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस को पुश अप कर देता है जिसकी वजह से आपको करंट अवेलेबल आता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स में अगली चीज़ आ जाएगी हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स का बिहेवियर इंसुलेटर और कंडक्टर के इन बिटवीन होता है। यानी अगर हम एनर्जी बैंड थ्योरी के लिहाज से देखें तो हम कह सकते हैं कि भाई इसका बैंड गैप कम होता है इंसुलेटर के लिहाज से, मगर कंडक्टर के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लगाते हैं तो चार्जेस जंप कर सकते हैं फ्रॉम कंडक्टर वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अब अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाने से क्या होगा, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन एनर्जी हासिल करेंगे वो इस गैप को जंप कर सकते हैं। हमने देखा था कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम की एनर्जी हमें चाहिए थी जंप करवाने के लिए। अगर हम वैसे बात करें तो आपके पास वैलेंस बैंड ऑलमोस्ट फिल होता है और कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट एम्प्टी होता है ना, तो इसका मतलब ये बिहेवियर तो इंसुलेटर वाला हो गया। तो 0 केल्विन पे या लो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर बिहेव करता है जस्ट लाइक एन इंसुलेटर। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो फिर क्या होता है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ सकती है कि वो क्रॉस कर सकते हैं कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड के अंदर, यानी उनकी कंडक्टिविटी राइज कर जाती है। तो सेमीकंडक्टर की टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी नेगेटिव हुआ। मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो ये अब कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। डेट्स इसी वजह से हम इसे सेमीकंडक्टर बोल रहे होते हैं। तो ये था फर्स्ट लेक्चर आपके पास। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।